हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं उपेश मंडल आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी ने हमारी पुरानी वीडियोस को इतना प्यार दिया और सराहा, उसके लिए धन्यवाद। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए नई जानकारी विज्ञान से जुड़ी हुई, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग अवेयर हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि ना ही सिर्फ देश भर में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग अवेयर हो पाते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसकी सालों पहले खोज हुई, मगर उसका ना तो पूरी तरीके से अभी तक ट्रीटमेंट खोज पाए हैं और ना ही अभी तक उसका डायग्नोस करने का यानी कि पता लगाने का तरीका ढूंढ पाए हैं। एक ऐसी बीमारी जो कि ना ही कोई घाव देती है, जो कि ना ही कोई समस्या क्रिएट करती है, ना ही कोई तकलीफ़ देती है, लेकिन उसका दर्द इतना भयानक है कि जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो कि भूलने से शुरू होती है और जब ये अपना गंभीर रूप लेती है तो बहुत ही बड़ा हानिकारक विषय बन जाती है, जिसे एक बीमारी कहा जाता है। अल्जाइमर डिसीज़ दरअसल होती क्या है? अल्जाइमर डिसीज़ की खोज सबसे पहले सन 1906 में एलोइस अल्जाइमर नामक साइकेट्रिस्ट के द्वारा की गई थी। उन्होंने ऑगस्टे डेटर नामक एक पेशेंट थी जो खातून थी उस समय की, उनके ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया। ये पेशेंट उनके पास सन 1901 में आई। उनको सिम्टम्स थे, भूल जाने की बीमारी थी कि मतलब वो कोई भी चीज़ें होती थी उनको भूल जाती थी, यहाँ तक कि लोगों को नाम लेना भूल जाती थी, लोगों को पहचानना भूल जाती थी। ये उनके शुरुआती सिम्टम्स थे। अल्जाइमर डिसीज़ की पहचान सन 1906 में एलोइस अल्जाइमर नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई। उन्होंने सबसे पहले जो उनकी पेशेंट थी ऑगस्टे डेटर नामक पेशेंट थी, जिनके सिम्टम्स थे, शुरुआती सिम्टम्स उनके थे भूल जाना, तुरंत की चीज़ों को याद नहीं रख पाना, चेहरे पहचानना भूल जाना, और उनके बिहेवियर में अलग ही चेंजेस थे, चिड़चिड़ापन होना। ये सभी टाइप के उन्होंने सिम्टम्स देखे। जब उन्होंने 5-6 साल तक उनका ट्रीटमेंट किया तो उनको उनकी बीमारी समझ नहीं आई, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट देते जनरली और उनको कोई असर नहीं हो पाता था। लेकिन जब उनकी 1906 में जब डेथ हुई, तब इन्हीं एलोइस अल्जाइमर साइंटिस्ट ने उनके ब्रेन के सैंपल लिए और उनके ब्रेन में एक अलग ही टाइप के प्रोटीन्स पाए, जिनको नाम दिया गया एम्लोइड बीटा एग्रीगेशन और टाउ फिब्रिलरी ट्रेंगल्स। सबसे पहली खोज उन्होंने इसी से शुरुआत लगाई कि इस तरीके के प्रोटीन अगर उनके ब्रेन में बन रहे थे तो ये कोई ना कोई एक नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। अब ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? जनरली ये प्रोटीन हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए वायर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे वायर्स होते हैं। उन सभी वायर को में से अगर कुछ वायर ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उससे कंप्यूटर बंद नहीं होता है, मगर उसकी जो मेमोरी होती है वो लॉस होने लग जाती है। कभी हैंग करेगा, कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगा। इस टाइप के उसमें कंप्यूटर में सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे ब्रेन में जब धीरे धीरे हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं तो हमारे ब्रेन में, जिसे न्यूरॉन डीजनरेशन बोला जाता है, ये हमारे ब्रेन में क्या करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। कनेक्शन जैसे कि याद रखने का, याददाश्त का, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सोच पाने की क्षमता का सारा जो काम है वो हमारे न्यूरॉन्स ही करते हैं। जब ये न्यूरॉन्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि ये वायर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें एक बीमारी होती है जिसे हम
अल्जाइमर डिसीज़ का नाम देते हैं। दोस्तों, अब इसमें अम्लोइड बीटा का क्या रोल है ये मैं आपको समझाता हूँ। जनरली क्या होता है कि अम्लोइड बीटा हमारे ब्रेन में बनता ही नहीं है, लेकिन ये जब एबनॉर्मल प्रोसेस होती है, जनरली हमारे ब्रेन में अम्लोइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि जिनको क्लीवेज करना होता है, अर्थात काटना होता है। उसके लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं अल्फ़ा सिक्रेटेस, बीटा सिक्रेटेस। अल्फ़ा सिक्रेटेस का काम होता है एपीपी को कट करना, कट करके वो हमारे ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं और हमारा जो ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि न्यूरॉन्स हमारे डैमेज नहीं हों। लेकिन जब यही प्रोसेस हमारी म्यूटाजेन हो जाती, म्यूटाजेन अर्थात बदल जाना, गलत तरीके से प्रोसेस होने लगना, जब यही प्रोसेस गलत तरीके से होने लग जाती है, इसी को एम्लोइड जेनिक पाथवे बोलते हैं। और जब ये प्रोसेस सही तरीके से होती है तो नॉन एमाइलोडोजेनिक पाथवे बोलते हैं। इन दो ही पाथवे से हमारे ब्रेन में प्रोसेस चलता है। जब प्रोसेस बिगड़ जाता है तब एमाइलोइडोजेनिक बनने लग जाता है, जिसको हम लोग एम्लोइड बीटा 142, एम्लोइड बीटा 140 बनते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे न्यूरॉन्स में जाते हैं और उनको जाके क्लोड बन जाते हैं, और वो क्लोड को हम एग्रीगेशन नाम देते हैं। और वही एग्रीगेशन हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। मतलब एक तरीके से समझिए एक जंग की तरह काम करते हैं, और उसमें धीरे धीरे उसे न्यूरॉन्स का कट कर देते हैं, वायर कट कर देते हैं। तो इससे हमारे जो न्यूरॉन्स है वो कट जाते हैं। दूसरी हाइपोथेसिस की जब हम बात करते हैं टाउ फिब्रिलरी टेंगल्स, इसमें भी सेम इसी तरीके से ट्रेंगल्स टाइप बन जाते हैं टाउ के, वो भी हमारे न्यूरॉन्स को, इसमें हाइपर फास्फोरिलेशन हो जाता है टाउ का। हाइपर फास्फोरिलेशन मतलब ज़्यादा फास्फोरिलेशन होने लग जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ बीटा सिक्रेटेस की। अब ये जब सिंपल सी बात है, जब अल्फ़ा सिक्रेटेस कट करता है तो एम्लोइड बीटा नहीं बनता है, लेकिन उसी की जगह पर जब एबनॉर्मल प्रोसेस होने लगती है तो उससे बीटा सिक्रेटेस कट करने लग जाता है। जब बीटा सिक्रेटेस कट करने लग जाता है तब ये एम्लोइड बीटा 1, 142 और एम्लोइड बीटा 140 बनते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं न्यूरॉन्स के लिए। बीटा सिक्रेटेस क्यों बढ़ जाता है? बीटा सिक्रेटेस का काम क्या होता है? बीटा सिक्रेटेस जनरली हमारे पैनक्रियास में भी पाया जाता है, जिसका मेन काम होता है हमारे हमारे पेरिफेरल सिस्टम को मजबूत बनाए रखना। अब जनरली क्या होता है, जब एज बढ़ती है तो एज के साथ साथ बीटा सिक्रेटेस भी बढ़ने लग जाता है और अल्फ़ा सिक्रेटेस कम होने लग जाता है। जब अल्फ़ा सिक्रेटेस कम होने लग जाता है और बीटा सिक्रेटेस बढ़ने लगता है तो बीटा सिक्रेटेस एम्लोइड बीटा 140, 142 ये टाइप के बनाने लग जाता है प्रोटीन्स, जिसकी वजह से ये हमारे न्यूरॉन्स को प्रॉब्लम पहुंचा देता है। तीसरी हाइपोथेसिस आती है एंजाइम्स में इम्बैलेंस आना। कोलिनेस्टरेज नामक एंजाइम हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, जिनका मेन काम होता है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करके रखना और हमारी याददाश्त को बनाए रखना। ये सारी चीज़ें हमारे एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं ब्रेन में। जब इनकी मात्रा इम्बैलेंस हो जाती है, कम ज़्यादा जब हो जाती है, तो हम तब जाके ये बीमारी उत्पन्न होती है। अब मैं इसमें एक बात करने वाला हूँ, जब बीटा सिक्रेटेस की जब मैं बात करता हूँ तो बीटा सिक्रेटेस एंजाइम अधिकतर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से भी बढ़ता है। अल्फ़ा सिक्रेटेस कम हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हमारे ब्रेन में बीटा सिक्रेटेस का भी लेवल बढ़ जाता है। अर्थात जैसे जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं, हार्ट वाले पेशेंट होते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट होते हैं, उन लोगों में एम्लोइड बीटा 142 और 140 बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं, बीपी वाले पेशेंट होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट होते हैं, उनमें अल्जाइमर डिसीज़
के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उनमें ज़्यादा पाई जाती है ये बीमारी भूलने की। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहला तरीका दिनचर्या में बदलाव लाना। दूसरा तरीका कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकना, ऐसे हेल्दी फूड खाना जिनसे कि कोलेस्ट्रॉल पे काबू पाया जा सकता है। और मेन चीज़ कि अपने न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन बढ़ाए रखने के लिए ऐसे रिच प्रोटीन्स खाना जो कि हमारे ब्रेन्स को जो न्यूरॉन्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखे। दोस्तों, ये बात हुई कि ये क्यों होती है बीमारी। अब मैं बात करता हूँ इसके लक्षण के बारे में। इसके खास करके लक्षण यही होते हैं कि शुरुआत में तो हम इस बीमारी की जब शुरुआत होती है तो सिर्फ भूल जाने से शुरू होता है। अर्थात जैसे छोटी सी हमने कोई एक डेट याद रखी थी लेकिन 5 मिनट बाद वो डेट हम भूल जाते हैं, ये बीमारी वहाँ से शुरू होती है। देन जब ये बात धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो ये एक बड़ा रूप ले लेती है जिसे अल्जाइमर डिसीज़ कहा जाता है। ये समस्या पहले ओल्डर एजेस में होती थी, अब ये यंगर एज में भी होने लगी है। जैसे कि अब हम देखते हैं तो ये 30-35 एज वाले लोगों में भी ये बीमारी देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल दिनचर्या का अभाव है। दूसरा ही हम लोग हमारे ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एआई आ जाने की वजह से हम हमारे ब्रेन को, जैसे हम पहले अगर मोबाइल्स नंबर्स के याद रखते थे तो हमारे जो न्यूरॉन्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, हमारे जो वायर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। ठीक इसी तरीके से आपको समझाऊं तो जैसे हम जब कोई वायर है उसको करंटली यूज़ करते रहते हैं तो वो अच्छे से सर्विस देता है, लेकिन जब उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो वो सर्विस नहीं दे पाता है। ठीक इसी तरीके से जब ब्रेन के न्यूरॉन्स का आप इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो डैमेज होने लग जाएंगे, डीजनरेट होने लग जाएंगे, और यही एक समस्या पैदा करेगा जो एक बीमारी का रूप ले लेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप जानते हैं कि हमने सुना है कि जब हम लोग स्टार्ट किए, जब हम ह्यूमन बीइंग स्टार्ट हुए तो पहले हम बंदर का रूप थे, हमारे पूंछ थी, फिर धीरे धीरे वो पूंछ ख़त्म होने लगी क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो ख़त्म होने लगी। ठीक इसी तरीके से हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, जब हम उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएंगे। अगर सिंपल भाषा में इसको समझाना चाहूँ तो ठीक इसी तरीके से इस बीमारी से अगर हमें बचना है तो हमें निरंतर हमारे न्यूरॉन्स को एक्सरसाइज कराते रहना चाहिए। जैसे कि नई नई एक्सरसाइज, जैसे कि हमें बार बार मॉर्निंग में कोई काम किया हो उसको शाम की टाइम रिकॉल करना, सोते टाइम रिकॉल करना, याद करना कि भाई मैंने आज सुबह ये किया था। छोटी छोटी बातों को याद करना, इससे हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो हेल्दी रहेंगे। इससे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है डैमेज होने से बचेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ का आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रेशर लगाता है और न्यूरॉन्स में जो ये प्रोटीन्स बनते हैं, एग्रीगेट्स बनते हैं, ये थोड़ा अपना लेवल धीरे धीरे बनेगा लेकिन बहुत टाइम लेगा, आफ्टर सम डेज़। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हम लोगों को प्रैक्टिस में अगर लाएंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। आइए अब मैं बात करता हूँ कि हमारे देश में और दुनिया भर में इस बीमारी के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस बीमारी के लिए किस तरीके से रिसर्च की जा रही है। दोस्तों, इस बीमारी का इलाज वैसे तो अभी तक पूरी तरह से संभव नहीं है, मगर कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे डोनेपेजिल नामक एक दवाइयाँ हैं, पहले रिवास्टिगमिन भी थी, इस टाइप से बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन डोनेपेजिल नामक एक दवाई है जिसका इस्तेमाल अभी भी किया जाता है उस बीमारी के लिए। लेकिन ये सिर्फ उतना कारगर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ, जैसे मैंने हाइपोथेसिस में बात किया था कि ये सिर्फ SCHE BCHE के ही काम आ सकती है, एम्लोइड बीटा के लिए नहीं काम में आती है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बीमारी जेनेटिक भी होती है, म्यूटाजेन भी होती है। इसी बीमारी के कारण जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ये बीमारी ट्रांसफ़र होती है। तो अगर आप अपनी जनरेशन को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने न्यूरॉन्स को डेली एक्सरसाइज करवाते रहना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था रिसर्च के बारे में। अभी इस बीमारी के लिए दुनिया भर में ज़ोरों शोरों से दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर, सभी लोग इसकी रिसर्च पर बहुत ही मजबूती से लगे हुए हैं।
और इसका परिणाम ये है कि आज ना ही सिर्फ इसका इलाज करना बल्कि इसको पहले से ही पता लगा लिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जब हो जाती है तब इसको कर पाना, इसका ट्रीटमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर इसका पहले से पता लगा लिया जाए तो जो बाकी के न्यूरॉन्स डैमेज होने वाले हैं उन सारे न्यूरॉन्स को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हमें डैमेज हो जाने के बाद पता चले तो उन न्यूरॉन्स को वापस नहीं लाया जा सकता, कोई वायर वापस से नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए इसका हमें पहले ही पता चल जाए, इस तरह की चीज़ों पर आज दुनिया भर में रिसर्च चल रही है, जिन्हें थेरेनोस्टिक एजेंट्स कहा जाता है, थेरेनोस्टिक प्रोब कहा जाता है, NIRFP प्रोब कहा जाता है, नियर इंफ्रारेड फ्लोरोसेंस प्रोब। ये एक ऐसे प्रोब होते हैं जैसे पेट टाइप की स्क्रीनिंग होती है। ये एक ऐसी टेक्निक्स हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पेशेंट में पहले बीमारी होने से पहले ही इंडिकेशन दे देती है। जैसे अगर एमिलोइड बीटा स्टार्ट हुआ है तो हम सैंपल लेंगे और उससे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये बीमारी शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर में, इंडिया में देखा जाए तो IIT BHU में इस पे बहुत ही तगड़े से रिसर्च चल रहा है थेरेनोस्टिक प्रोब के ऊपर। एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मोदी जो कि इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है रिसर्च का हमारे देश में, और हम सभी को ज़रूरत है जागरूकता की इन्हीं टाइप की चीज़ों पे। थैंक यू सो मच।